हेलो गाइस, आपका अंजुशा स्टडीज़ पे स्वागत है। गाइस, आज हम देखेंगे लोकसभा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। ओके गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। ये देखिए, एक सेकेंड। देखिए कब हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ओके गाइस, अभी देखिए लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। ओके, तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। 17 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था। 13 मई 1952 में। ओके, अब देखिए लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर क्यों कहा जाता है। क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों लोकसभा के सदस्य चैम्बर कहते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे व्यस्क मताधिकार से जो वोट डाल के हर एक नागरिक वोट डाल के अपने सदस्यों को चुनता है। ओके, लोकसभा के सदस्यों को चुनता है और वो सीधे लोकसभा में जाते हैं, उनको चैम्बर कहते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। श्री जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक बने थे। ओके, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे गैस। श्री एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो कि 30 मई 1952 से लेकर के 7 मार्च 1956 तक बने थे। ओके, ये देखिए नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे गाइस कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है। देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। ओके, संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन में प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्यतः कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति की 3 शक्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसमें 352 है, जिसके अकॉर्डिंगली वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब आपातकाल की स्थिति में इसकी कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ओके, अब कई बार हमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो आपातकाल है वो कौन से में है, तो कौन से 352 आर्टिकल्स में है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे लोकसभा को विघटित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये आता है कि बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, अभी देखिए, इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब उन्होंने बोला है कि आप इसको 5 साल तो हैं, उसके बाद आप 1 साल और बढ़ा सकते हो, वो भी एक बार। ये नहीं कि आप बार बार 1-1 साल बढ़ाते हो, ऐसा नहीं, एक बार आप 1 साल और बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, किसी भी प्रकार प्रख्यापन के समापन की अवधि से 6 माह अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी देखिए कि 6 माह से अधिक आप इसको नहीं बढ़ा सकते। समापन की अवधि 6 माह के अंदर आपको समापन करना पड़ेगा इस लोकसभा का, और अगली लोकसभा को बिठाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये देखिए, अभी देखिए संविधान में यथा निर्धारित लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है। संविधान के अनुसार लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 ये देखिए 530 से अधिक
सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य आर्टिकल 51 में दिया गया है। ये जो हमारे 545 सदस्य होते हैं, ये किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 81 में। ओके, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त है नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य शामिल किए जाते हैं। आपको पता है कि लोकसभा में आंग्ल समुदाय से कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। ओके, और ये आर्टिकल कौन से अंडर में होते हैं? आर्टिकल 331 में। ओके गाइस, 331 में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य संख्या की सीमा बढ़ सकती है। ओके, यदि ऐसा संसद के अधिनियमों द्वारा राज्य के पुनर्गठन की वजह से हुआ हो। कहते हैं कि राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन से जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य हैं वो लोकसभा में बढ़ सकते हैं। अगर किसी कारणवश संसद ने अधिनियम पारित किया हो या फिर कोई राज्य का पुनर्गठन हुआ हो, तो इसके अकॉर्डिंगली सदस्य की संख्या लोकसभा में बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ाई जा सकती। ओके, देखिए लोकसभा की गणपूर्ति क्या है। अब हम ये देखेंगे कि लोकसभा की गणपूर्ति क्या है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 आर्टिकल 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना गया है। यानी 1/3 सदस्य जब संसद में अवेलेबल होते हैं तभी उसको गणपूर्ति मानते हैं और तभी संसद की कार्यवाही शुरू होती है। ओके, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1184 में। ओके गाइस, क्या अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है? मत संख्या बराबर रहने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जाता है। यानी कोई बिल आया है, उसमें भी 50 लोग हैं, उसमें भी 50 सांसद हैं जो दोनों बिल के ऊपर से एक है 50 जो असहमत है और 50 हैं जो सहमत हैं। ओके, तो अब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है, वो कुछ भी फैसला ले सकता है, वो उसे कैंसिल भी कर सकता है और अपना भी सकता है। ओके, और पीठासीन अधिकारियों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए मतदान करने की परंपरा भी है। अभी देखिए, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इनके द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए मतदान भी करवाया जाता है इसके ऊपर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओके गाइस, ये देखिए बजट सत्र जो कि फरवरी मई में आता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में आता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आता है। ओके, ये भी पेपर में गाइस आता है क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा के बीच किस प्रकार के विधायी संबंध हैं? विधायी मामलों में धन विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों को शक्तियां लगभग समान हैं। यानी कि सिर्फ धन विधेयक में ही लोकसभा की ज़्यादा है, बाकी दोनों की बराबर ही हैं। ओके, दोनों सदनों का मुख्य कार्य कानूनों को पारित करने का है। प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप प्राप्त करने से पूर्व दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। अब कोई भी विधेयक लागू होता है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया, तो वो विधेयक लागू करने से पहले उसे संसद में दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया है, फिर बनाया गया उसे केंद्र शासित प्रदेश। ओके, प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप प्राप्त करने से पूर्व दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, उस पर राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अति व्यापन शक्तियाँ होती हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता और उन्हें पारित मान लिया जाता है। ओके, यदि 14 दिनों के अंदर अवधि में वो लोकसभा को वापस नहीं भेजते। अभी कोई धन विधेयक है, अगर लोकसभा ने धन विधेयक पास करके राज्यसभा को दे दिया है, अगर वो 14 दिन तक वापस नहीं भेजती है राज्यसभा लोकसभा में विधेयक को, तो उस धन विधेयक को पास माना जाता है। ओके, देखिए इससे रिलेटेड, धन विधेयक से रिलेटेड लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। अब तक दोनों सदनों की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? ये देखिए, अब तक दोनों सदनों की 3 बैठकें हुई हैं। ओके, कितनी हुई हैं? 3। देखिए, पहली हुई थी
संयुक्त बैठक दहेज निषेध विधेयक से रिलेटेड, जो कि 1951 में कतिपय थी। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों के बीच असहमति होने की वजह से 6 और 9 मई को 1961 में आयोजित की गई थी। ओके, दूसरी संयुक्त बैठक हुई थी बैंकरी सेवा आयोग विधेयक, जो कि 1977 को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार करने के बाद 16 मई 1978 को पास हो गया था। ओके, तीसरी संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो, जिसे पोटा कहा जाता है, के स्थान पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 पर विचार करने के प्रस्ताव से संबंधित 26 मार्च 2002 को आयोजित की गई थी। ओके, तो ये देखिए, अब देखिए हम देखेंगे कि धन विधेयक संबंधित लोकसभा की क्या क्या शक्तियाँ। तो गाइज आपने इसको देख लिया ना कि ये कब कब हुआ था। एक सेकंड, ये देखिए, ये जो पहला दहेज प्रथा से रिलेटेड कब पास हुआ था, 1961 में। ओके, और दूसरा जो कि बैंकिंग सेवा से रिलेटेड कब हुआ था, 1978 में। ओके, और तीसरा बिल जो था पोटा से रिलेटेड 2002 में ये पास हो गया था। ओके, ये देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक से संबंधित लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं। अब ये देखेंगे हम। कोई भी धन विधेयक तभी समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय। ओके, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूत देने का विनिमय अथवा भारत सरकार अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाधाओं से संबंधित विधायक का संशोधन। ओके, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना। ओके, तो इन्हीं सबको धन विधेयक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, घ, भारत की संचित निधि में से धन विधेयक का विनिमय, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना जो भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निगमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संप्रेक्षा या देखिए उपखंड क से उपखंड से च अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय, यानी 110 जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये विषय सब लिखे गए हैं। ओके, और भी उसमें जो विषय लिखे गए हैं उससे रिलेटेड ही धन विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। अब देखिए, किसी से कर लेना या फिर कोई भारत सरकार धन उधार ले रही है किसी सी संस्था से। ओके, जैसे बाहर के बैंकों से, जो भी हमारे वर्ल्ड बैंक हैं, इन सबसे इंडिया कोई भी ऋण लेती है तो उससे रिलेटेड विधेयक वो वहाँ पे देखे जाते हैं जो कि धन विधेयक होते हैं। अब भारत की संचित निधि से निकालना डालना वो सब, और भारत की संचित निधि में विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय घोषित करना। अभी कोई व्यय कर दिया है, खर्च आपने उसे किस तरीके से भारत की संचित निधि पर भारित है वो उसे बताना, वो भी सारे डिसीजन दोनों सदन मिलके लेते हैं। ओके, और राष्ट्रपति उनके ऊपर साइन करते हैं तो वो विधेयक बनता है या फिर वो धन खर्च किया जाता है। ओके, अभी देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित तथा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि राज्यसभा लोकसभा का जो धन विधेयक है उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। तथापि ये धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है लोकसभा धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा के किसी
अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश को स्वीकार करती है। तो धन विधेयक राज्यसभा सिफारिश किए गए संशोधनों के साथ दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा की सिफारिशों के संशोधन के बिना पारित माना जाएगा। यदि धन विधेयक द्वारा पारित किया गया है तथा राज्यसभा में पारित किए जाने के 14 दिनों के अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो उस उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात इसे लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाता है। अगर कोई धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में गया है और राज्यसभा उसे 14 दिन से पहले नहीं लौटाती तो वो पास माना जाता है, और अगर वो 14 दिन से पहले लौटा दे तो फिर लोकसभा उसके बाद फिर से बिल पास करती है और फिर राज्यसभा में भेजती है, फिर राज्यसभा उसे पास कर देती है। ओके, ये इनका प्रोसीजर होता है धन विधेयक से रिलेटेड। ओके गाइस, तो देखिए, तो आज हमने देखा है धन विधेयक क्या है। तो गाइस, हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही कि हमने लोकसभा में धन विधेयक देखा है, गणपूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा की ये फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड और भी कई विषयों पे बातें की जाएंगी। तो गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसकी सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।